we are going to discuss the compounds of silicon and carbon. कार्बन और सिलिकॉन के कंपाउंड पढ़ेंगे. तो सबसे पहले write down this is allotropes of carbon. Allotropes of carbon. कार्बन के एलोट्रोप. एलोट्रोप का मतलब होता है एक ही एलिमेंट का डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजिकल एग्जिस्टेंस. क्लियर? तो कार्बन के तीन मेन एलोट्रोप हैं. हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं क्रिस्टलाइन एलोट्रोप ऑफ कार्बन. क्रिस्टलाइन एलोट्रोप ऑफ कार्बन. तो तीन एलोट्रोप होते हैं, दैट इज डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरिन. तो तीनों में डिफरेंसेस देखेंगे यहाँ पे. सबसे पहला है डायमंड, नेक्स्ट वी विल डिस्कस ग्रेफाइट, नेक्स्ट इज फुलरिन. फुलरिन जिसको हम बकमिंस्टर फुलरिन भी कहते हैं. बकमिंस्टर फुलरिन ये तीनों आपके क्लास 10 के सिलेबस में थे. क्लियर? इन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. नाउ तीनों में यदि डिफरेंस देखें तो डायमंड जो है इट्स 3D टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है. 3 डायमेंशनल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. फर्स्ट पॉइंट 3D टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर. सेकेंड, इस डायमंड के अंदर सारे कार्बन, ईच कार्बन इज अटैच्ड टू 4 अदर कार्बन. एक कार्बन 4 अलग कार्बन से जुड़ा होता है. इस तरह से देखो, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल यूनिट. लाइक दैट, दिस इज द वन टेट्राहेड्रल यूनिट. फिर इसके नीचे एक और टेट्राहेड्रल यूनिट बनेगी लाइक दैट. दिस वन लाइक दैट. दिस इज द पैटर्न. नाउ ध्यान से समझना, इट इज वन ऑफ द, इट इज नेचुरली हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस. मतलब नेचर में पाया जाने वाला सबसे हार्ड सब्सटेंस है. क्लियर? नेक्स्ट बताओ, डायमंड क्या होता है? गुड कंडक्टर और पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. डायमंड इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता. नेक्स्ट, डायमंड का जो सरफेस होता है दैट इज शाइनिंग सरफेस. ट्रांसपेरेंट होता है, आप से पार देख सकते हैं. इट इज ट्रांसपेरेंट एंड शाइनी सरफेस. ट्रांसपेरेंट एंड शाइनी सरफेस. अब लास्ट बात करें इसके यूजेस की, तो बताओ कोई यूज, एनीवन? एग्जैक्टली, ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेलरी. कटिंग ऑफ ग्लास काटने के लिए. वेरी गुड. तो दो यूजेस, पहला इन ऑर्नामेंट ज्वेलरी के अंदर, गहनों के अंदर, और दूसरा फॉर कटिंग ग्लास. दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट यूजेस. नेक्स्ट एलोट्रोप इज ग्रेफाइट. So let us discuss the graphite in detail. So anyone knows what is the structure of graphite? 3D में वो होता है 2D hexagonal layer structure. Clear? This is 2-dimensional. Graphite का याद रखना, 2D hexagonal layered structure. 2D hexagonal layer structure. हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे होगा sp2. Each carbon is sp2 hybridized. डायमंड के अंदर नहीं लिखा, आप लिखना वहां पे. डायमंड में sp3 होता है. डायमंड में हर एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है और ग्रेफाइट में sp2. नेक्स्ट, अब ये लेयर कैसे बनती है देखो. जैसे ये पहली लेयर है, दिस इज द फर्स्ट लेयर. दिस इज फर्स्ट हेक्सागोनल लेयर. इसी टाइप से इसके नीचे एक और हेक्सागोनल की लेयर बनेगी. ये 6
फिर इससे 6 बनाओ, like that. This is second 2D hexagonal layer, this one. अब यहाँ पे इस तरह से ये लेयर एक दूसरे पे स्लाइड कर सकती है. नाउ इट इज गुड कंडक्टर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ग्रेफाइट के अंदर याद रखना फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बिकॉज ग्रेफाइट कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन. और ग्रेफाइट के यूजेस की बात करें यहाँ पे बैटरी में, वेरी गुड, इट इज यूज्ड एज एनोड, इलेक्ट्रोड की तरह. सेल बैटरी में इसको इलेक्ट्रोड के तौर पे काम में लेते हैं. सेकंड, पेंसिल के अंदर जो लीड होती है दैट इज ग्रेफाइट की बनी होती है. पेंसिल हर जो ग्रेफाइट होता है बेटा, इसमें लेयर एक दूसरे पे स्लाइड कर सकती है, इसलिए ये लुब्रिकेंट के तौर पे काम आता है. तो वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज यूज्ड एज अ लुब्रिकेंट, lubricant purpose. Now last is fullerene. fullerene का एक और नाम है that is Buckminster fullerene. Now इसका स्ट्रक्चर समझना इस तरह से होता है, फुटबॉल का इस तरह से. अंदर दो तरह की लेयर होती है, एक होती है पेंटागोनल लेयर और दूसरी होती है हेक्सागोनल लेयर. दो तरह की शीट होती है, वन इज पेंटागोनल एंड सेकंड इज हेक्सागोनल यूनिट. याद रखना फुलरीन के एक मॉलिक्यूल में 60 कार्बन होते हैं. तो वेरी इंपॉर्टेंट, इफ समवन आस्क्स यू व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ फुलरीन, फुलरीन के एक फुटबॉल में कितने कार्बन होंगे? 60. नेक्स्ट याद रखना इसमें दो तरह की यूनिट होती हैं, इट कंसिस्ट ऑफ पेंटागोनल एंड hexagonal unit. नोटिस. और एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, आप बताओगे कि कितनी पेंटागोनल होती है और कितनी हेक्सागोनल होती है. क्लियर? चेक करना. हाउ मेनी पेंटागोनल and hexagonal units are present in fullerene. Notice. Next, now compounds of carbon. Heading डालें. This is compounds of carbon. तो कार्बन के दो मेन कंपाउंड होते हैं, एक तो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड. तो इनसे आप पहले से फैमिलियर हैं. कार्बन पर ऑक्साइड ही बनता है. देखो, राइट डाउन, दिस इज कंपाउंड ऑफ कार्बन. सबसे पहला कंपाउंड है, द फर्स्ट कंपाउंड इज कार्बन मोनोऑक्साइड. द फर्स्ट वन इज कार्बन मोनोऑक्साइड. बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा? व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड? सर CO. वेरी गुड, CO. दिस इज CO.
अब इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे याद रखना, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से कार्बन की टुवर्ड्स एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है और ऑक्सीजन से एक लॉन्च है। तो ये स्ट्रक्चर आपको एग्जाम में मिल सकता है। नाउ हाउ टू प्रिपेयर दिस, राइट डाउन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसको बनाने के बहुत सारे मेथड्स हैं। देखिए, सबसे पहला है कार्बन को यदि हम कोल को हाई टेम्परेचर स्टीम से ट्रीट करें, कोल को हाई टेम्परेचर स्टीम से ट्रीट करें, तो ये बना देगा CO प्लस H2, ये बन गया कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि CO प्लस H2 इन दोनों को साथ में हम क्या बोलते हैं? एनीवन, दिस इज वाटर गैस, या फिर इसको क्या बोलते हैं? सिंक गैस। ये हमने एस ब्लॉक में भी पढ़ा। और एक और होता है बेटा, इस CO के साथ यदि N2 मिल जाए, इसको बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस। ये अलग से याद रखना, इसको बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, व्हाट इज सिंक गैस, वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस। तो सिंक गैस क्या होती है? CO प्लस H2, और सिंक गैस को हम क्या बोलते हैं? वाटर गैस। नेक्स्ट, दूसरा, यदि हम कार्बन के रिएक्शन डायरेक्ट ऑक्सीजन से कराते हैं और ऑक्सीजन को थोड़ा सा लिमिटेड रखें, तो लिमिटेड ऑक्सीजन में इसका पार्शियल कंबस्शन होगा, और पार्शियल कंबस्शन से तो बनेगा CO, और कंप्लीट कंबस्शन हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? CO2। तो दिस इज पार्शियल कंबस्शन ऑफ कार्बन। और ये बन सकता है रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड बाय कोक। यदि मेटल ऑक्साइड को कार्बन से रिड्यूस कर दो तो भी कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, जैसे ZnO प्लस C, ये बनाता है Zn प्लस CO। देखो, ZnO मेटल ऑक्साइड है, इसका रिडक्शन किसने किया? कार्बन ने, तो बन गया Zn प्लस CO। नाउ एक और एग्जांपल, जैसे Fe2O3 लेता, इसमें C ले लेते तो बन जाता है Fe प्लस CO। तो यहाँ पे आयरन ऑक्साइड को किसने रिड्यूस कर दिया? कार्बन ने, और कार्बन खुद ऑक्सीडाइज होके क्या बना दिया? CO। नाउ इट्स प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन। प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें बस 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला कि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, इट्स ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होती है। इट्स ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। नाउ रिड्यूसिंग एजेंट है, तो देखो जब किसी मेटल ऑक्साइड में CO डाल देंगे तो ये मेटल को रिड्यूस कर देगा और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा CO2 में। जैसे Fe2O से मेटल ऑक्साइड लें और इसमें CO डाल दें तो ये आयरन को रिड्यूस कर देगा और खुद किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? CO2 में। नाउ इसी टाइप से ध्यान से समझना। नेक्स्ट, कि जो CO है, इट बर्न्स विद ब्लू फ्लेम। इट बर्न्स विद ब्लू फ्लेम, इसका मतलब ये इसका टेस्ट हो गया। यदि आपको पता करना है कि वहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है या नहीं है, तो आप उसको बर्न करके देख लो, और जब ये बर्न होगी तो कौन सी फ्लेम बनाएंगे? ब्लू फ्लेम। तो ये इसका टेस्ट हो गया। नाउ लास्ट एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट, विच वन? टॉक्सिक। वेरी गुड, बिल्कुल सही। कि ये यदि हम इनहेल कर लें, यदि हम कार्बन मोनोऑक्साइड ले लें, तो ये हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं, और वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने में कैपेबल नहीं होता, और जब बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी तो नुकसान ही होगा, और अल्टीमेटली यदि ज्यादा इसको सूंघ ली तो इट में लीड टू द डेथ। क्लियर? तो it combines with
hemoglobin to form carboxyhemoglobin complex. Carboxyhemoglobin complex, which is poisonous. ये जहरीला होता है। तो यदि हम इसको इनहेल कर लें, शरीर में चली जाए, तो ये ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है उससे रिएक्ट करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है और जो पॉइजनस होता है। नोटिस, हाँ, कॉम्प्लेक्स आयन के फॉर्म में होता है। बोर्ड हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर आप देखना कभी सर्च करके, बोर्ड पे ड्रॉ नहीं कर पाओगे। Next, second compound of carbon is CO2 gas. So, Saksam and Baris, any doubt, beta? No, sir. Okay. तो कार्बन का दूसरा कंपाउंड है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस। सेकंड कंपाउंड, दिस इज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो CO2 का स्ट्रक्चर तो पता ही है सभी को, इस तरह से C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, दोनों ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे होगा Sp और इसको बोलते हैं लीनियर स्ट्रक्चर। कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन Sp होगा, Sp का बॉन्ड निकल 180 होता है और 180 का मतलब लीनियर से। नाउ इसके बनाने के तरीके, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन MOP, इसके बनाने के बहुत सारे तरीके। तो पहला तो यही हो गया कंप्लीट कंबशन ऑफ कार्बन। बताओ, कार्बन का पार्शियल कंबशन होता तो क्या बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और इसका कंप्लीट कंबशन करें तो कार्बन डाइऑक्साइड। कंप्लीट कंबशन ऑफ कार्बन, पार्शियल होता तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता। एक और, यदि मैं CaCO3 लाइन को बर्न करूं, लाइन स्टोन को बर्न करें, anyone knows what is the product of this reaction? Very good, CaO plus CO2, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड। और मेथड देखो, यदि बेकिंग सोडा को हीट करो तो भी CO2 गैस बनती है, Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2। नेक्स्ट, थर्ड, फोर्थ, याद रखना किसी भी कार्बोनेट को आप एसिड से ट्रीट करो, किसी भी कार्बोनेट सॉल्ट को एसिड से ट्रीट करो तो भी हाइड्रोजन गैस बनती है, तो भी CO2 गैस बनती है, लाइक दैट। तो देखो, कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट, और इसको हमने किससे ट्रीट किया? एसिड से। नाउ लास्ट एंड फाइनल, बताओ और कोई मेथड? ह्यूमन एक्सेल हम लेते कौन सा है? ऑक्सीजन, और छोड़ते कौन सी गैस है? CO2। तो ह्यूमन एक्सेल CO2 गैस। Next write down, this is properties and reactions of CO2. Properties and reactions of CO2 gas. तो यदि CO2 की बात करें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है CO2 की, जिसे आपने पढ़ा होगा, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ऑन पासिंग CO2 gas. Lime water turns milky on passing CO2 gas.
यदि लाइम वाटर में CO2 पास करोगे तो वो मिल्की हो जाएगा। अब देखो कैसा होता है ये, लाइम वाटर होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको ध्यान से समझना। CaOH सॉल्ट वाइज इसको हम बोलते हैं लाइम वाटर, और इसमें मैं CO2 गैस पास कर दूं तो ये मिल्की बन जाएगा। यहाँ पे एक पीपीटी बन जाएगी, व्हाइट पीपीटी, दिस इज इट्स अ व्हाइट पीपीटी। और ये जो व्हाइट पीपीटी है इसका अपीयरेंस होता है मिल्की, एकदम दूध की तरह दिखती है। नेक्स्ट, सेकंड, याद रखना बेटा जो CO2 होता है इसका नेचर होता है एसिडिक, इट्स एसिडिक ऑक्साइड। कहने का मतलब यदि आप इसमें पानी डालोगे या इसको पानी में डालोगे तो ये एसिड बना देगी। CO2 प्लस H2, याद रखना ये बनाती है कार्बोनिक एसिड, H2CO3 जिसका नाम है कार्बोनिक एसिड। तो इसका एक्वस सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक। नोटेड। हाँ एग्जैक्टली, फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करती है। क्या रिएक्शन होती है बताओ। एग्जैक्टली, तो ये भी लिख सकते हो, इट इज प्लेज अ बिग रोल इन फोटोसिंथेसिस। क्लियर? CO2 gas plays a big role in photosynthesis, which is the method of the preparation of food for plants. Next, last compound of carbon, that is carbide. Last compound of carbon is carbide. Third compound of carbon is carbide. कॉमन सेंस लगाओ, जैसे ऑक्साइड क्या होता है, कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विथ अदर एलिमेंट। हाइड्राइड क्या होता था, कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन विथ अदर। तो कार्बाइड क्या होगा, कंपाउंड ऑफ कार्बन विथ अदर एलिमेंट। तो इट इज अ बाइनरी कंपाउंड ऑफ कार्बन। बाइनरी का मतलब सिर्फ दो एलिमेंट होनी चाहिए। बाइनरी कंपाउंड ऑफ कार्बन विथ अदर एलिमेंट, विथ अदर एलिमेंट। तो देखो कार्बाइड तीन तरह की होगी। वन इज कोवेलेंट और आयोनिक कार्बाइड, दिस इज आयोनिक कार्बाइड। और आयोनिक कार्बाइड को हम बोलते हैं बेटा सॉल्ट लाइक कार्बाइड। आयोनिक कार्बाइड का भी नाम होता है सॉल्ट लाइक कार्बाइड, क्योंकि ये सॉल्ट की तरह होती है आयंस की फॉर्म में। जैसे इसका एक बहुत ही फेमस एग्जांपल कैल्शियम कार्बाइड, Mg2 Mg2C3, दिस इज मैग्नीशियम कार्बाइड। ये सारे आयंस की फॉर्म में होंगे। देन नेक्स्ट है कोवेलेंट कार्बाइड। इसमें भी नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे कार्बन कौन से बॉन्ड की फॉर्म में होगा, कोवेलेंट की फॉर्म में। इसका एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है SiC, वेरी इंपॉर्टेंट, SiC। क्लियर? इसको बोलते हैं कार्बोरेंडम। SiC को याद रखना, इसको बोलते हैं बेटा कार्बोरेंडम। देखो ध्यान से, ठीक इस तरह से ये Si 4 कार्बन से जुड़ा होता है, लाइक दैट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ Si। फिर ये कार्बन 4 सिलिकॉन से जुड़ेगा। एक सिलिकॉन कितने कार्बन से जुड़ा है, 4 से। और एक कार्बन भी कितने सिलिकॉन से है,
4 से। तो आयन के फॉर्म में है तो आयनिक हाइड्राइड, कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्म में है तो कोवेलेंट हाइड्राइड, और तीसरी होती है इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल कार्बाइड। इसका एग्जांपल लिख लो, टंगस्टन कार्बाइड, WC, टंगस्टन कार्बाइड। Now let us talk about next element of group 14, that is silicon. Write down, this is silicon. Now सिलिकॉन का सिंबल क्या होता है? SI। और सिलिकॉन जो है ये आता बेटा सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में, ये याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन ग्रुप 14 के सारे एलिमेंट सेमीकंडक्टर होते हैं। सेमीकंडक्टर का मतलब देयर आर थ्री सब्सटेंसेस, वन इज कंडक्टर, वन इज सेमीकंडक्टर एंड वन इज इंसुलेटर। तो कंडक्टर मतलब जिसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी, जो अच्छे से कंडक्ट कर पाए, और सेमीकंडक्टर जिसकी कंडक्टिविटी कम होगी, और इंसुलेटर जिसकी कंडक्टिविटी कितनी होगी? 0। तो ये सिलिकॉन किस कैटेगरी में है? सेमीकंडक्टर में। नाउ सिलिकॉन बनाएंगे कैसे? राइट डाउन मेथड ऑफ प्रिपरेशन और मेथड टू ऑब्टेन सिलिकॉन। तो पहला है, ध्यान से समझना, दिस इज SiO2 प्लस Mg। फर्स्ट मेथड, यदि सिलिका को, फोकस ऑन बोर्ड, SiC को याद रखना बेटा, इसको बोलते हैं सिलिका। सिलिका को जब मैग्नीशियम से ट्रीट करोगे तो आपको मिल जाएगा सिलिकॉन। और यहाँ पे स्पेशल बात क्या है कि ये जो सिलिकॉन है, दिस इज इन फॉर्म ऑफ अमोर्फस सिलिकॉन। ये अमोर्फस फॉर्म में होता है। अमोर्फस का मतलब इसमें जो अरेंजमेंट है एटम का वो फिक्स नहीं होगा। गेटिंग माय पॉइंट? इरेगुलर, रैंडम अरेंजमेंट। सिलिकॉन कैसे भी अरेंज हो सकते हैं। क्लियर? सेकंड, यदि मैं SiO2 को, सिलिका को कार्बन से रिड्यूस करता तो भी मुझे सिलिकॉन मिलता। बट ये जो सिलिकॉन होता है इसको बोलते हैं बेटा क्रिस्टलाइन सिलिकॉन। यदि मैग्नीज के साथ रिड्यूस करोगे तो मिलेगा अमोर्फस सिलिकॉन, और कार्बन डाल के रिड्यूस करोगे तो क्या मिलेगा? क्रिस्टलाइन। अब दोनों में देखें तो अमोर्फस का मतलब सिलिकॉन का अरेंजमेंट रैंडम होगा, और क्रिस्टलाइन का मतलब सिलिकॉन का अरेंजमेंट क्या होगा? रेगुलर, डेफिनेट पैटर्न में। और एक और बात कि ये जो अमोर्फस सिलिकॉन है ये क्रिस्टलाइन से ज्यादा रिएक्टिव होता है। अमोर्फस सिलिकॉन is more reactive than crystalline silicon. Amorphous silicon is more reactive than crystalline silicon. Note it. Next is compounds of silicon. Next, heading डालें, this is compounds of silicon.
सबसे पहला है सिलिका, इसका फॉर्मूला और स्ट्रक्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। SiO2 इज सिलिका या फिर सिलिकॉन ऑक्साइड, इसको बोलते हैं सिलिका या फिर सिलिकॉन ऑक्साइड। इसका स्ट्रक्चर होता है, देखो बोलते इस तरह से, ध्यान से समझना। फोकस ऑन बोर्ड। देखने में ये कॉम्प्लेक्स लगेगा बट है बहुत सिंपल और बहुत आसान। देखो किससे जीरो जू, हाँ एग्जैक्टली, बट ये इतना ही है, ये आगे भी चलता जाएगा। तो देखो काम की बात क्या है कि एक सिलिकॉन कितने ऑक्सीजन से बॉन्ड बना रहा है, गिन के बताओ। Sir, 4. Very good. One silicon is attached to 4 oxygen and 1 oxygen is attached to 2 silicon. Clear? इसमें याद रखना 1 silicon is attached to 4 oxygen while 1 oxygen is attached to 2 silicon only. 2 silicon, 2 Si. सिलिकॉन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है इसमें। दूसरा कंपाउंड, सेकंड कंपाउंड इज सिलिकॉन, दिस इज इंपॉर्टेंट। सेकंड कंपाउंड इज सिलिकॉन। तो ये तीनों एक जैसे ही नाम है, सिलिका, सिलिकॉन, सिलिकेट। नहीं, सिलिकॉन अलग होगा। देखो व्हाट इज सिलिकॉन? सिलिकॉन आर, these are the organo silicon polymer which contain SiO-Si linkage। ये ऑर्गेनो सिलिकन है, मतलब यहाँ पे कार्बन भी आपको मिलेगा। ऑर्गेनो का मतलब कार्बन, सिलिकन, यहाँ पे आपको कार्बन सिलिकन बॉन्ड भी मिलने वाला है। तो ऑर्गेनो सिलिकन पॉलीमर विच कंटेन विच टाइप ऑफ लिंकेज? SiO-Si लिंकेज। नाउ अब देखो ये बनेगा कैसे, बोर्ड पे ध्यान देंगे सभी, फोकस ऑन बोर्ड, वन बाय वन डिस्कस करके बताता हूँ। सी, जैसे ये मैंने लिया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgBr, इसको याद रखना, वी कॉल दिस एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहाँ पे मैंने ले लिया CH3MgCl लिया, नॉट Br, CH3MgCl, इसको बोलते हैं मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। अब देखो इसकी रिएक्शन मैंने कराई SiCl4 के साथ। कौन से कंपाउंड के साथ? SiCl4। अब देखो क्या करेगा ये, मैंने मान लो 3 मिथाइल ग्रुप लिए, 3 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिए, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जाके 3 क्लोरीन की जगह Cl लगा देगा और ये 3 क्लोरीन मैग्नीशियम क्लोराइड से जुड़ के बना देंगे MgCl2। देखो 3 Cl जब सिलिकॉन पे जुड़ेगा तो क्या बनेगा? CH3SiCl प्लस 3 यूनिट ऑफ MgCl2। देख के बताओ समझ आया कि नहीं? वेरी सिंपल, 3 क्लोरीन की जगह 3 मिथाइल लगा दिए तो 1 क्लोरीन बचा। नाउ ये पहला स्टेप है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन SiCl4 के साथ कराऊं, इसको बोलेंगे ट्राई मिथाइल क्लोरोसिलेन। 3 मिथाइल है इसलिए ट्राई मिथाइल क्लोरो, क्लोरीन इसलिए क्लोरो, और लास्ट में लगा देंगे सिलेन, ट्राई मिथाइल क्लोरोसिलेन। अब इसमें वाटर ऐड कर देंगे, CH3SiCH3 एंड दिस इज Cl, इसमें वाटर ऐड कर देंगे, मतलब इसका क्या कर दिया हमने? हाइड्रोलिसिस। वाटर ऐड करना मतलब हाइड्रोलिसिस। अब ये वाटर क्या करेगा, इस Cl को हटा के OH लगा देगा, सिलेन को कन्वर्ट कर देगा सिलेनॉल में। देखो Cl हटा के OH लगा देगा, देखो CH3SiCH3 CH3OH
तो इसको कन्वर्ट कर दिया ट्राई मिथाइल सिलेनॉल, ट्राई मिथाइल सिलेनॉल, तो सिलेन से बना दिया सिलेनॉल। वेट फॉर 1 सेकंड। इज इट ओके? आवाज आ रही है सभी को? यस सर। देखें फिर से, देखो एक बार, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कराई SiCl4 से, 3 यूनिट ली तो 3 क्लोरीन की जगह मिथाइल आ गया। अब इसमें वाटर ऐड किया तो वाटर का पर्पज होता है Cl को रिमूव करके OH बना देता है। देन अब ध्यान से समझना, रिएक्शन यहाँ पे होगी, सिलिकॉन ऐसे बनेगा। देखो ये पहला स्टेप था जिसमें सिलेन बना, ये दूसरा स्टेप था जिसमें सिलिनॉल बना। अब ये सिलिनॉल आपस में जुड़ के सिलिकॉन बनाएंगे। दिस इज द लास्ट स्टेप। अब ये सिलिनॉल जो बने हैं जहां पे OH है, ये आपस में अटैच हो के सिलिकॉन बनाएंगे। देखो तो मैंने इस तरफ पहला सिलिनॉल लिया, ये OH, इस तरफ मैंने लिया दूसरा सिलिनॉल OH, और ये इसके 3 मिथाइल। अब बताओ कॉमन सेंस लगा के कि कौन सी यूनिट रिमूव होगी यहाँ से? वाटर, H2O, ये H और ये OH, यहाँ से वाटर अलग कर दो और इनको जोड़ तो बन जाएगा सिलिकॉन। देखो इसमें से यहाँ से वाटर अलग कर दो और इस ऑक्सीजन को वहां से अटैच कर दो तो किस तरह का बना? CH3 Si CH3 CH3, ये इसके तीनों CH3। अब ऑक्सीजन जुड़ जाएगा और ये इसकी अगली वाली यूनिट, नेक्स्ट यूनिट, like that, and this compound is silicon। तो अभी बताया था जिसके अंदर कौन सा बॉन्ड होगा? SiO Si लिंकेज। ओके तो देखो एक OH होगा, ध्यान से समझना, एक OH होगा तो कितनी यूनिट जुड़ी आपस में बताओ? ड्यू टू 1 OH कितनी यूनिट जुड़ी? 2, इसलिए इसको बोल देंगे डाइमर। 3 जुड़ते तो क्या बोलते? प्राइमर। तो यहाँ पे बनेगा डाइमर। नोटिस। नेक्स्ट, यदि 2 होते OH तो लीनियर पॉलीमर बनता, उसको भी देखते हैं कैसे बनेगा। ब्रोथिस, नेक्स्ट राइट डाउन। दूसरा केस देखते हैं जिसमें पॉलीमर बनता है। तो यहाँ पे जब याद रखना एक OH होगा तो डाइमर बनेगा, और लीनियर 2 OH होंगे तो फिर लीनियर पॉलीमर बनेगा। कैसे बनता देखो, फिर सेकेंड केस जहां पे 2 OH बन जाएंगे। तो सबसे पहले आपने फिर से ग्रिग्नार्ड लिया, CH3 MgCl, बट इस बार कितने ग्रिग्नार्ड लिए? 2। पहले 3 लिए थे, अब 2 लिए, और इसको किससे रिएक्ट कराया? SiCl4 से। 2 ग्रिग्नार्ड लिए तो 2 क्लोरीन की जगह 2 Cl लग जाएंगे, तो क्या बन गया? CH3 होल ट्वाइस SiCl2 प्लस 2 MgCl। दो क्लोरीन को मिथाइल से रिप्लेस कर दो तो 2 मिथाइल आ जाएंगे और 2 क्लोरीन बच जाएंगे। अब इसमें पानी डालते हैं, इसमें इसको बोलते हैं डाइमिथाइल क्लोरोसिलेन। डाइमिथाइल क्लोरोसिलेन। अब इसमें डाल दो वाटर। देखो ये डाइमिथाइल है, 2 मिथाइल है और 2 ही क्लोरीन है, इसमें वाटर ऐड करेंगे। तो अभी बताया मैंने जहां पे Cl है वहां पे क्या आ जाएगा? OH। क्लियर? तो Cl की जगह बना देंगे OH, इस तरफ भी OH, इस तरफ भी OH।
अब ये बन गया सिलेनॉल, डाइमिथाइल सिलेनॉल। अब ये पॉलीमराइजेशन करेगा। देखो ध्यान से, जैसे ये पहली यूनिट है, ध्यान से समझना, 2 मिथाइल 2 OH, इसकी ये दूसरी यूनिट है, 2 मिथाइल 2 OH। मान लो इसके बाद में इसकी तीसरी यूनिट है। तो ये इस तरह से आपस में वाटर मॉलिक्यूल अलग करते जाएंगे और पॉलीमर बनाते जाएंगे। देखो यहाँ पे ये बन गया दिस वन OSI CH3 CH3 OSI CH3 CH3 OSI CH3 CH3 एंड देन OSI CH3 CH3। तो ये चलता जाएगा। वहां पे सिर्फ 2 यूनिट ऐड हुई थी, यहाँ पे कितनी ऐड हो रही है? इनफाइनाइट और लीनियर वे में। ये क्वेश्चन है जेई मेंस का, दिस इज क्वेश्चन ऑफ जेई मेंस कि किस केस में किसके हाइड्रोलिसिस से लीनियर पॉलीमर बनता है। तो किसके हाइड्रोलिसिस से बनेगा? जिसपे कितने OH लगे होंगे? 2। क्लियर? तो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ लीनियर पॉलीमर। अब मान लो 3 OH होते तो वो एक क्रॉस लिंक बना देता, चारों तरफ से पॉलीमर बना देता। मान लो ये दूसरा केस हो गया, सेकंड केस। थर्ड केस, मान लो सिलिकॉन पे 3 OH हो तो ये बनाता क्रॉस लिंक पॉलीमर, चारों ओर से ये पॉलीमर बना देता, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी। एक था तो एक तरफ से बना, 2 था तो 2 तरफ से बना, 3 है तो तीनों तरफ से बनेगा। So it will form cross-linked polymer. Cross-linked polymer. तो पहला कंपाउंड सिलिकॉन का था सिलिका, दूसरा कंपाउंड था सिलिकॉन और थर्ड कंपाउंड है सिलिकेट। थर्ड कंपाउंड इज सिलिकेट। सिलिकेट के टाइप्स होते हैं अलग अलग। वन इज ऑर्थोसिलिकेट। ऑर्थोसिलिकेट ये सबसे सिंपल होता है। इसके बाद आता है पायरोसिलिकेट, ऑर्थोसिलिकेट, देन पायरोसिलिकेट, देन cyclic silicate, then chain silicate. Note it, these are the different types of silicate. Now this is question for you, homework. इसमें क्या क्या पता करना आपको, या आप आज ही सबमिट करेंगे सॉल्व करके, पता करके कि हर एक सिलिकेट का आपको एग्जांपल लिखना है और हर एक सिलिकेट की बेसिक यूनिट लिखनी है, बेसिक फॉर्मूला क्या होगा, ये 2 बातें आपको पता करनी है। एंड थर्ड इज इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, दैट इज होमवर्क। इन चारों टाइप में सबसे इंपॉर्टेंट देख लो एक बार बोर्ड पे, ऑर्थो और पायरो है। चेन और स्टेट सिलिकेट उतना नहीं आता, ऑर्थो और पायरो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें आपको पता करना है इनके एग्जाम्पल, इनके स्ट्रक्चर और इनके बेसिक फॉर्मूला। दैट इज टुडेज होमवर्क। नोटेड, आज के 2 होमवर्क थे। कौन कौन से? एक तो आपको फुल रिंग में स्ट्रक्चर पता करना है, कितने पेंटागोनल होगी, कितने हेक्सागोनल, और दूसरा सिलिकेट। क्लियर? ये ट्राई करना और नहीं बने तो आप बताना। सो दैट्स द एंड ऑफ क्लास 11th part. Clear? Now that's the end of syllabus officially from my side. So you can share any of suggestion or any doubt or any query if you have. Anyone? No, sir. Okay. सक्षम, आपको कोई डाउट, क्वेरी या फिर कुछ पूछना है? नो सर। ओके, तो सी ब्लॉक वैसे मैंने उस बैच में करा दिया था, बट आप में से किसी का हो नहीं रखा था, दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड दिस वन मोर टाइम। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और जो आज मैंने होमवर्क दिए इनको आप जरूर करना, और नहीं हो आप मुझे बताना, आई विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है? तो अच्छे से रिवाइज करो सारा सिलेबस, और कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम आती है तो जस्ट ट्राई टू इंटरेक्ट विथ योर फैकल्टी। क्लियर? तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।
Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.